Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? एम्ब्रियो। क्या पढ़ेंगे आज हम? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बारे में आप लोग जानते हो? पता तो होगा। एम्ब्रियो किससे बनता है, याद है? जाइगोट से। किससे बनता है एम्ब्रियो? किससे बनता है एम्ब्रियो? जाइगोट से। जाइगोट के अंदर। अच्छा, जाइगोट कैसे बन रहा था? किस किस को याद है? नीचे कमेंट में लिखो। जाइगोट कैसे बनता है, किस किस को पता है? नीचे वो कमेंट में लिखो। जाइगोट मैं बताता हूँ, लिखने के बाद लिख दो, मैं बता रहा हूँ जाइगोट कैसे बनता है। तो मैं याद होगा, जब एम्ब्रियो सैक के अंदर जब एक एग सेल फ्यूज करता है किससे? मेल गैमिट से। किससे करता है फ्यूज? मेल गैमिट से। एग सेल फ्यूज करता है मेल गैमिट से, उससे क्या बनता है हमारा? जाइगोट। फिर जाइगोट में क्या होता है? माइटोसिस। क्या होता है इसके अंदर? माइटोसिस। तो उससे हमारा क्या बनता है? एम्ब्रियो। क्या बनता है हमारा? एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो के बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो जेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको? एम्ब्रियो जेनेसिस। याद रखना, एम्ब्रियो जेनेसिस या फिर एम्ब्रियो। देखो यहाँ पे बोल रहा है, तुम्हें याद होगा, जब एग सेल से फ्यूज करता है मेल गैमिट तो उससे बनता है जाइगोट, जिसका नाम क्या था? याद तुम लोग कैसे बोलते हैं? सिनगैमी। क्या होता है उसको? सिनगैमी। जाइगोट के अंदर क्या होता है? माइटोसिस। उस माइटोसिस जब बार बार होता रहेगा उससे क्या बन जाएगा हमारा? एम्ब्रियो। उस प्रोसेस का नाम क्या है? एम्ब्रियो जेनेसिस। तो चलो पहले हम पढ़ते हैं एम्ब्रियो जेनेसिस के बारे में ही हम लोग पहले यहाँ पे पढ़ते हैं। देखो ये रहा, मैं ऑलरेडी यहाँ पे लेबलिंग करी हुई है मैंने, देखो दिखाया हुआ, तुम्हें याद होगा क्या हमारा? ये क्या है बताओ? ये है हमारा एम्ब्रियो सैक। ये क्या है हमारा? एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या क्या था याद है तुम लोगों को? सिनर्जिड सेल्स थी। फर्टिलाइजेशन के बाद सिनर्जिड्स क्या कर जाती हैं? अपने आप को डीजनरेट कर लेती हैं। क्या कर लेती है अपने आप को? ये फर्टिलाइजेशन के बाद अपने आप को ये डीजनरेट कर लेती है। सेम एंटीपोडल सेल, ये भी 3 थी। सिनर्जिड कितनी होती है? 2 होती है। और एंटीपोडल कितनी होती है? 3 होती है। एंटीपोडल सेल्स फर्टिलाइजेशन के बाद अपने आप क्या कर लेगी? डीजनरेट। एग सेल फ्यूज होने के बाद मेल गैमेट से क्या बन जाएगा? जाइगोट। सेंट्रल सेल मेल गैमेट से फ्यूज होने के बाद क्या बन जाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और उसके अंदर जो पोलर न्यूक्लियाई था, उसके अंदर जो पोलर न्यूक्लियाई था उससे क्या बन जाएगा? आगे जाके फर्टिलाइजेशन के बाद बन जाएगा तुम्हारा पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN। फ्लोइडियम जानती है तो करवा चुका एंडोस्पर्म कैसे बनता है। अब हमें पढ़ना है सिर्फ जाइगोट के बारे में। जाइगोट का फ्यूचर क्या है, जाइगोट का फेट क्या है, क्योंकि पेन का फ्यूचर है एंडोस्पर्म, वैसे ही जाइगोट का फ्यूचर है क्या? एम्ब्रियो। क्या फ्यूचर है इसका? एम्ब्रियो। समझ में आया इतना? देखो अब इन्होंने क्या कर दिया, इस जाइगोट को यहां से निकाल के यहां दिखा रहे हैं लोग। जो ये काम चल रहा है ये सब काम इसी के अंदर चल रहा है, कहीं बाहर से ये काम नहीं हो रहा है, उसी के अंदर चल रहा है। उन्होंने बस उन्होंने क्या कर दिया, जाइगोट को यहां से निकाल के यहाँ पे रख दिया। जो जो इसमें चेंजेस होंगे वो सब चेंजेस इसी के अंदर हो रहे हैं, वो यहीं बनेंगे इसी के अंदर। समझ आ रहा हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अब देखो तो ये बन गया तुम्हारा, ये क्या है? जाइगोट। जाइगोट प्लूडी क्या होती है? 2 एंड डिप्लॉयड। अब जाइगोट में क्या होगा? बार बार माइटोसिस। क्या होगा इसके अंदर? माइटोसिस। माइटोसिस कितनी सेल बनेगी? 2 सेल। याद रखना, ऑफकोर्स ये तो होता है, एक सेल से बनती 2, 2 से बनती 4, 4 से बनती 8। तो जाइगोट तो 1 सेल है। जाइगोट में क्या होगा? माइटोसिस, उससे बनेगी तुम्हारी 2 सेल। उन 2 सेल का नाम क्या है? यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख दिया है, तुम चाहो तो लिख के आ सकते हो एग्जाम में, वरना मर्जी है। देखो जब जाइगोट के अंदर माइटोसिस होगा उससे बनेगी 2 सेल। एक सेल का नाम क्या है? बेसल सेल। दूसरे सेल का नाम क्या है? एपिकल सेल। कैसे? माइटोसिस से। प्लोइडी क्या होगी दोनों की? 2N 2N, क्योंकि माइटोसिस प्लोइडी सेम रहती है। समझ में आ गया? अब जो ये ऊपर वाली सेल है, जो ये ऊपर वाली सेल है जिसका मैं बोल रहा हूँ बेसल सेल, इसमें क्या होगा? माइटोसिस। क्या होगा इसमें? माइटोसिस। उससे बनेगी 2 चीजें, एक बनेगा
ये गोल गोल से जो दिखा रहे हैं यहाँ पे, इनका मैं सस्पेंसर, क्या नाम है इनका, सस्पेंसर। मतलब सस्पेंसर और होस्टोरियम को कौन बना रहा है, बोलोगे बेसल सेल अपने माइटोसिस के थ्रू बना रहा है। समझ में आ गया, क्या बना रहा है, होस्टोरियम और सस्पेंसर। नीचे जो ये है गोल गोल सा, इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। इसको किसने बनाया, इसको बनाया किसने, एपिकल सेल ने। एपिकल सेल में क्या हुआ, माइटोसिस, जिससे क्या बना नीचे का हमारा प्रो एम्ब्रियो। अब जब एक बार ये स्ट्रक्चर बन गया, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ग्लोबुलर एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं इसको, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। यहाँ पे क्या हुआ, पहले बना जाइगोट, जाइगोट में हुआ माइटोसिस, उससे तुम्हारा क्या बना, टू सेल स्टेज, एक है एपिकल एक है बेस सेल, उससे क्या तुम्हारा क्या बना, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। जब ग्लोबुलर एम्ब्रियो बन जाएगा, होस्टोरियम और सस्पेंसर जब सेल्स बन जाएंगी, अब होस्टोरियम और सस्पेंसर सेल अभी मल्टीप्लाई नहीं करेगी, अब मल्टीप्लाई करेगा सिर्फ नीचे का ये प्रो एम्ब्रियो। अब मल्टीप्लीकेशन के लिए खाना कौन देगा, ये होस्टोरियम और सस्पेंसर अपना फूड इसको देंगे। इसके पास कहां से फूड आएगा, ये आएगा एंडोस्पर्म से, मतलब एंडोस्पर्म इनके थ्रू खाना इनको वो पहुंचाएगा। देखो अब, तो जैसे जैसे इसका साइज बढ़ रहा है, जैसे साइज इसका प्रो एम्ब्रियो का साइज बढ़ रहा है, देखो इससे बना तुम्हारा प्रो एम्ब्रियो से बना ये, ऐसे करके दो लंबे लंबे से कुछ ऐसे करके, फिर ये और मल्टीप्लाई किया, ये और बड़ा बन गया, दिख रहा है, ऐसे करके देख रहा, साइज बढ़ता हुआ जा रहा है। अब साइज बढ़ना मतलब कि माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस से खाना, खाना कौन देगा, एंडोस्पर्म, किसके थ्रू देगा, होस्टोरियम और सस्पेंसर के थ्रू प्रोवाइड करेगा किसको, प्रो एम्ब्रियो को खाना, जिससे वो आगे जाके क्या बना पाएगा, बड़े बड़े लंबे लंबे कोटिलीडन्स, जिसके बीच में क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग प्लूम्यूल, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ होता है रेडिकल। और जब देखो, अब जी होस्टोरियम में देखो छोटा सा हो गया, सिकुड़ गया, सस्पेंसर और छोटी हो गई, कुछ टाइम बाद ये और सिकुड़ गया, सस्पेंसर और छोटी हो गई, उसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो। से क्या बोलेंगे, हार्ट शेप एम्ब्रियो, इसको बोलते हैं मैच्योर एम्ब्रियो। ये हमारा मैच्योर एम्ब्रियो है, जिसमें क्या क्या है, रेडिकल है और नीचे क्या है, प्लूम्यूल है। रेडिकल से बनती है आगे जाके रूट, और प्लूम्यूल से आगे जाके बनती है शूट। समझ में आ गया, कोटिलीडन में क्या होता है, स्टार्च स्टोर होता है, खाना यहाँ पे क्या होता है, स्टोर होता है। न्यूट्रिएंट देंगे किसको, कि रेडिकल से क्या बननी चाहिए आगे जाके, रूट के लिए खाना चाहिए, खाना कौन देगा, कोटिलीडन। प्लूम्यूल से क्या बनेगा आगे जाके, शूट, खाना कौन देगा, कोटिलीडन। समझ में आ गया। अब इसके बाहर दो कवरिंग होंगी, अंदर वाली टैगमैन और बाहर वाली टेस्टा। बाहर वाली क्या होगी, टेस्टा, टैगमैन और टेस्टा। अब ये कहलाएगा सीड। अंदर वाला क्या था, एम्ब्रियो, और बाहर की कवरिंग क्या कहलाएगी, दोनों कवरिंग हो जाएगी, उसे बोलेंगे अब सीड, टैगमैन और टेस्टा के साथ। ये है तुम्हारा एम्ब्रियो। ये एग्जाम में आता है बोर्ड के अंदर डायरेक्ट, डिस्क्राइब एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनी। तो तुम्हें ये डायग्राम ड्रॉ करके आना है, फुल मार्क्स में मिल जाएगा। थोड़ी सी हल्की सी एक्स्ट्रा लेवलिंग कर दे रही जो मैंने यहाँ पे करी है, तो कोई मार्क्स नहीं काटेगा। समझ में आ गया, आगे नहीं आया। अब वही चीज उन्होंने यहाँ दिखा दी, देखो। अब एम्ब्रियो दो टाइप के होते हैं, ये है डाइकोट का एम्ब्रियो, मतलब कि डाइकोटिलेडन प्लांट जो होते हैं, ये है तुम्हारा मोनोकोट का एम्ब्रियो, ये तुम्हारा मोनोकोट का एम्ब्रियो। मोनोकोट मतलब कि ग्रास, ग्रास क्या होती है, मोनोकोट। डाइकोट का एम्ब्रियो ये रहा, वही सेम है, देखो ये रहा, लंबे लंबे क्या है ये, कोटिलीडन्स। क्या बोलते हैं इनको, लंबे लंबे को कोटिलीडन्स। ये रहे कोटिलीडन्स, कोटिलीडन। और इसको ये पोर्शन क्या बोलते हैं, प्लूम्यूल, जिससे आगे जाके क्या बनेगा, शूट, अभी करवाया। प्लूम्यूल के जस्ट नीचे क्या होता है, एपिकोटाइल तुम्हारे में आएगा, मतलब कि एपिकोटाइल की एंडिंग प्लूम्यूल से होती है, मतलब कि एपिकोटाइल अगर यहाँ है उसकी एंडिंग किससे होगी, प्लूम्यूल से होगी। अगर यहाँ पे हाइपोकोटाइल तो इसकी एंडिंग किससे होगी, रेडिकल से होगी। रेडिकल के ऊपर होती है रूट कैप, रेडिकल के ऊपर क्या होती है, रूट कैप। जो देखो जैसे कि रूट है ये, तो यहाँ सेल बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करती है, तभी तो रूट लंबी होती हुई जाती है। यहाँ पे जो सेल्स होती है जल्दी जल्दी क्या करती है, मल्टीप्लाई करती है, तभी तो वहाँ सेल वो रूट लंबी हो जाती है। अब जहाँ पे जो चीज़ मल्टीप्लाई, जैसे तुम्हारी चोट लग गई, मान लो तुम्हारे हाथ में चोट लग गई, अब वहाँ पे सेल, वो चोट ठीक हो, तुम हाथ लगाओ तो जलन होगी, क्यों, क्योंकि वहाँ सेल सेंसिटिव है, वो एरिया सेंसिटिव है, वहाँ टच कर तुम्हें जलन होगी, क्योंकि वो नई नई वहाँ पे सेल बन रही है। सेम
जब यहाँ पे कोई न्यू सेल्स बन रही है तो ये भी क्या एरिया क्या होता है, सेंसिटिव एरिया होता है। तो इसको प्रोटेक्शन देने के लिए इसके ऊपर क्या होती है, रूट कैप होती है। क्या होती है इसके ऊपर, रूट कैप। ठीक है, तो रूट कैप के दो काम है, एक तो प्रोटेक्शन देता है रूट की टिप को, प्लस रूट को पेनिट्रेशन में हेल्प करता है सॉइल की, क्योंकि रूट को डीप में जाना है। समझ में आया इतना? तो तुमसे कभी कभी ये डायग्राम भी पूछ सकते हैं बोर्ड के एग्जाम के अंदर, ड्रॉ करने के लिए, फिर लेबलिंग भी पूछ सकते हैं। तो तुम पता होना चाहिए ये लंबे लंबे क्या है, कोटलीडन, ये क्या है तुम्हारा प्लूम्यूल, प्लूम्यूल के जस्ट नीचे क्या होता है, एपिकोटाइल, ये होता है रेडिकल, उसके ऊपर रूट कैप, उसके ऊपर क्या होता है, हाइपोकोटाइल। तो हाइपोकोटाइल की एंडिंग किससे होगी, बोलोगे रेडिकल से। अब जो लाइन जो जा रही है, ये जो लाइन जा रही है बीचों बीच ऐसे करके, इसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या बोलते हैं इस लाइन को, जो इसको दो पार्टों के पार्ट डिवाइड कर देगी, जो इसको दो पार्ट में इक्वली डिवाइड कर देगी, उसे हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोनल एक्सिस। समझ में आ गया? अब इस पे आ जाओ, ये तुम्हारा मोनोकोट का डायग्राम, मोनोकोट एम्ब्रियो का डायग्राम। देखो यहाँ पे क्या दिखा रखा है, वही सेम शूट अपेक्स, मतलब ये क्या है, ये है तुम्हारा प्लूम्यूल, ये क्या है तुम्हारा प्लूम्यूल। अब प्लूम्यूल को कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये सीड, ये किसका सीड है, किसका एम्ब्रियो है, ग्रास का। ग्रास तो वैसे छोटी सी होती है, उसका एम्ब्रियो कितना छोटा सा होगा, तो उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए कवरिंग होती है वो एक्स्ट्रा। मतलब कि शूट अपेक्स जो प्लूम्यूल है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है ये वाली, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कोलियोप्टाइल। क्या बोलते हैं उसको, कोलियोप्टाइल। सेम यहाँ रेडिकल और रूट कैप भी है। अब इसको प्रोटेक्शन देने वाले क्या बोलते हैं, कोलराइजा। तो याद रखना, प्लूम्यूल को प्रोटेक्शन देने वाले बोलते हैं कोलियोप्टाइल, रेडिकल और रूट कैप का प्रोटेक्शन देने वाले क्या बोलते हैं, कोलराइजा। और ये क्या है, स्क्रूटलम। जैसे कि यहाँ पे क्या थे, कोटलीडन, दो होते हैं ना कोटलीडन, एक येरा और एक येरा। वैसे ही मोनोकोट में क्या होता है, एक कोटलीडन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रूटलम। ये क्या है, ये मोनोकोटलीडन है। सुनाया, ये इसका मोनो, यहाँ पे इसका खाना भरा हुआ होगा, जो इनको खाना प्रोवाइड करेगा। तो में आगे इतना इजी था, वो इन्होंने यहाँ लिख रखा है, जब पढ़ लो। एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइल एंड ऑफ द एम्ब्रियो सेक वेदर जाइगोट इज सिचुएटेड, मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। जाइगोट कब बनेगा, जब एंडोस्पर्म बन जाएगा, फिर एंडो से जब बन जाएगा फिर जो खाना देगा वो जाइगोट, इसको मल्टीप्लाई करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। उन्होंने यहाँ पे चीज वो लिखी हुई है, एनसीईआरटी की लाइन ये है, मैंने वहीं से उठाई है, उन्होंने यहाँ लिख रखा ये रहा। जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनी। क्या बोलते हैं इसको, एम्ब्रियोजेनी। क्या, जाइगोट से क्या बनता है हमारा, एम्ब्रियो। तो पहले क्या बनता है, ये रहा प्रो एम्ब्रियो, लिखा है हमें प्रो एम्ब्रियो, फिर होता है हमारा ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो, फिर हमारा क्या बनता है, मैच्योर एम्ब्रियो। फिर लिखा हुआ एम्ब्रियोनल एक्सिस, याद है एम्ब्रियोनल एक्सिस, जिसमें क्या था, दो पार्ट में ऐसे लाइन जाती है, दो पार्ट इक्वल में डिवाइड कर सकता है वो एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, दो क्या होते हैं डाइकोट में, दो कोटिलेडन्स होते हैं, तुम्हें भी करवाया था। प्लूम्यूल को क्या बोलते हैं, स्टेम टिप या फिर शूट टिप। रेडिकल क्या बोलते हैं, रूट टिप, मतलब जिससे रूट, रेडिकल से क्या निकलेगी, रूट तो निकलेगी। अब रूट टिप कवर किससे होती है हमारे, रूट कैप से। किससे कवर होती है हमारे, ये रूट कैप से। ये तुम्हें करवा दिया है, तुम्हें आ गया। अब यहाँ पर उन्होंने क्या दिया हुआ है, वो सब उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो तुम समझाया तुमको मैंने यहाँ पे। ये रहा, एम्ब्रियो ऑफ मोनोकोटलीडन पोजेसेस ओनली वन कोटलीडन। ऑफ कोर्स ये तो होता है मोनोकोट, मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ वन क्या होता है, कोटलीडन होता है। ग्रास फैमिली कोटलीडन इज कॉल्ड, तो ग्रास में क्या बोलते हैं, मोनोकोट को क्या बोलते हैं, स्क्रूटलम। क्या बोलते हैं इसको, मोनोकोट को स्क्रूटलम। ये सिर्फ एक साइड ही होता है ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। एट इट्स लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द रेडिकल एंड रूट कैप एनक्लोज विद एन अनडिफरेंशिएटेड, बोलते हैं जो सेल मल्टीप्लाई नहीं कर रही है उसे बोलते हैं कोलराइजा। जो कोलराइजा रूट कैप और रूट को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दूसरे साइड क्या होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस के, ये लिख रखा एपिकोटाइल। क्या होता है वहां पे, एपिकोटाइल। एपिकोटाइल हैज अ शूट अपेक्स एंड फ्यू लीफ प्राइमोडिया। प्राइमोडिया बोलते हैं जहां से अभी लीफ के बच्चे हैं, क्या है वो, शूट ही तो है, छोटे छोटे बच्चे निकले लीफ के, उसे बोलते हैं हम लीफ प्राइमोडिया। समझ में आया।
तो क्या एपिकोटाइल हैज अ शूट अपेक्स एंड अ फ्यू लीफ प्राइमोडिया एनक्लोज इन होलो फोलिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड कोलियोप्टाइल। तो कोलियोप्टाइल इसको प्रोटेक्शन देता है, किसको? शूट अपेक्स को और लीफ प्राइमोडिया को। समझा? अब आ जाओ तुम्हारा लास्ट टॉपिक इसका, तो सेकंड लास्ट टॉपिक है इसमें, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब ये क्या होता है? देखो, फ्रूट कब बनता है? फ्रूट बनता है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फ्रूट कब बनता है? जब तुम्हारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है। मतलब कि ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी, ये ओव्यूल। जब यहाँ पे पोलन आएगा, अंदर क्या होगा? यहाँ पे एग सेल होगी, यहाँ पे सेंट्रल सेल होगी। ये तो होता है ये भी एन, और ये क्या होता है? 2n। जब पोलन यहाँ पे आके बैठेगा, पोलन पोलन ट्यूब निकलेगी, पोलन ट्यूब जाकर उसको फर्टिलाइज करेगी, और पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट होते हैं, जिसमें एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा एग सेल से, दूसरा फ्यूज करेगा सेंट्रल सेल से, जिससे क्या बन जाएगा? आगे जाके बन जाएगा ये सीड। सीड बन गया। अभी जो ओवरी थी, सीड बनने का फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी थी, ये हो जाएगी राइपनिंग स्टार्ट हो जाएगी, पकनी स्टार्ट हो जाएगी फर्टिलाइजेशन के बाद। और क्या बना देगी आगे जाके? इतनी सी ओवरी जो थी, अब वो फर्टिलाइजेशन के बाद धीरे धीरे वो क्या हो लगेगी? मोटी। और क्या बना देगी आगे जाके? ये फ्रूट। तो ओवरी से क्या बनेगा जाके? फ्रूट बनेगा। और जो ओव्यूल था उससे क्या बन जाएगा आगे जाके? सीड बन जाएगा। ये तो होता है नॉर्मल कंडीशन में। अगर ऐसा हो जाए कि बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना पोलन के आए ओवरी डायरेक्ट बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी डायरेक्ट क्या कर दे? स्वेल होना स्टार्ट हो जाए, राइपनिंग होना स्टार्ट हो जाए, और उससे बन जाए डायरेक्ट फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के। क्या बन जाए उसके अंदर? डायरेक्ट फ्रूट। उसको क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ऐसा पॉसिबल है? हाँ है। ये लिखेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या बन जाए? फ्रूट बन जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। उस हम क्या बोलेंगे? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। मेल गैमेट आया ही नहीं है, ओवरी बनी, बिना फर्टिलाइजेशन की ओवरी पकना स्टार्ट हो गई और बन गया फ्रूट। उस हम क्या बोलेंगे? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है उस पर सीड बनेगा, क्योंकि ओव्यूल तो फर्टिलाइज हुआ ही नहीं है। सीड कब बनता है? फर्टिलाइजेशन के बाद। मतलब कि ओव्यूल से सीड नहीं बनेगा, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सीडलेस फ्रूट भी बोलते हैं, क्योंकि इनके पास सीड होते ही नहीं है, क्योंकि सीड फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। समझ में आ गया? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट समझ में आ गया? डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट दूसरा नाम क्या है? सीडलेस फ्रूट। अब ऐसा पॉसिबल है? हाँ है पॉसिबल। ऐसे बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं जो ओवरी को बिना फर्टिलाइजेशन के ही पकाना स्टार्ट कर देते हैं। 11th क्लास से पढ़ाएंगे, ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में। एग्जांपल देता हूं, हार्मोन का नाम क्या? ऑक्सिन। समझ में आ गया? अब आ जाओ सीड के एडवांटेजेस क्या होते हैं। सीड तो फायदेमंद है, फायदेमंद अच्छा या बुरा बताओ? सीड के एडवांटेजेस क्या? कि एग्जाम में कभी कभी आता है कि एडवांटेज बताओ सीड के, बोर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो सीड के फायदे क्या होते हैं। देखो फर्स्टली, ये सिर्फ एनसीईआरटी के पॉइंट्स, एक्स्ट्रा कुछ लिखा हुआ मैंने यहाँ पे। सिंस reproductive process such as pollination and fertilization are independent of water। सीड बनने के लिए तुम्हें क्या पानी चाहिए था? पोलन ग्रेन आया, फर्टिलाइज किया, और उससे तुम्हारा क्या बन गया? ओव्यूल से बन गया सीड। तो हवा चाहिए थी, इंसेक्ट चाहिए थे, विंड चाहिए थी, पानी चाहिए था? नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, ठीक है। सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल। सीड को जर्मिनेट होने के लिए क्या चाहिए होता है? उसके लिए पानी चाहिए होता है। सीड बनने के लिए नहीं चाहिए पानी, सीड जर्मिनेट होने के लिए चाहिए पानी। तो बिना पानी के सीड जर्मिनेट हो सकते। एग्जांपल देखो, तुम लेके आओ चने खाते होंगे, वैष्णो जब नवरात्रे आते हैं चने खाते हैं, लेके आते हैं चने पन्नी में लेके आते हैं, ऐसे रख दो पन्नी में 1 साल के लिए, वो जर्मिनेट नहीं कर सकता जब तक तुम उसके पानी में नहीं डुबाओगे, फूलेंगे नहीं, फिर वो वहां से कुछ टाइम बाद जर्मिनेट होना स्टार्ट होता है। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है सीड के जर्मिनेशन के लिए, मगर सीड बनने के लिए नहीं चाहिए। अगला पॉइंट, सीड्स हैव बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्सल फॉर न्यू हैबिटेट हेल्प टू स्पीशीज। मतलब कि अब सीड है, आ गया, अब सीड को तुम डिस्पर्स कर सकते हो। ये ले महाराष्ट्र में ले जा, गुजरात में ले, वहां जाकर उगा लो,
मतलब कि तुम उसको कहीं भी अगर वो सीड के फेवरेबल एनवायरमेंट दोगे तो वहाँ पे सीड जर्मिनेट कर जाएगा, वहाँ पे वो सीड जर्मिनेट कर जाएगा। ये नहीं है कि यहीं है तो वो यहीं पे ही ग्रो करता रहेगा, नहीं, तुम कहीं भी उगा सकते हो। तुम यहाँ से उगा सकते हो, दिल्ली में तुम सेव कर सकते हो, मगर वैसा एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, वैसे ठंडक देनी पड़ेगी। तो तुम्हें उसको क्या रखना पड़ेगा, ऐसे एक ग्रीन हाउस रखना पड़ेगा, या फिर तुम्हें ऐसा कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी और ठंडी होगी तो सही बन जाएगा। तो बना लो, उग जाएगा तुम दिल्ली से। मेहनत ज़्यादा लगेगी, पैसा ज़्यादा खर्च होगा, तब से बिकेगा खर्चा जाएगा। समझ में आ गया? आगे हेल्प द स्पीशीज टू कोलोनाइज इन अदर एरियाज, लिखा अदर एरियाज। तुम यहाँ का सीड उगा, यहाँ सीड निकाल के कहीं और भी उसे उगा सकते हो, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो वहां जाके। समझ में आ गया? क्योंकि सीड अब इतने मैंने कहा कि जैसे सीड तुम लेके आता चना पन्नी में लेके आओ, तो वो क्या चना अभी लेके आया हो, कल परसों लेके आया होगा? नहीं, वो तो 5-6 महीने पहले लिया आया होगा, अपनी दुकान पर जाकर उसने इकट्ठा कर दिया होगा, फिर धीरे भर भर के निकाल के दे रहा है। तो सीड, और जो हम लोग 5-6 महीने बाद उसको पानी में डाल रहे हैं, फूल गया और जर्मिनेट कर गया। ऐसे कैसे भैया, इतने महीने सीड जर्मिनेट कर जाता है? हाँ, इतने महीने तक सीड सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी उसमें क्या होते हैं, रिजर्व फूड में प्रेजेंट होता है, एज दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व। समझ में आ गया? इसलिए सीड बहुत लंबे लंबे टाइम तक स्टोर किए जा सकते हैं। यंग सीडलिंग आर नरिशिस, क्यों होता है खाना उनके अंदर? वही ऑफकोर्स जो उसमें जो शूट और बल्कि प्लूम्यूल और रेडिकल होता है, उससे बनेगा शूट रूट। तो कैसे बनाएगा, खाना लेगा, कोटिलीडर से खाना दे, कोटिलीडर खाना देगा, दे वो मल्टीप्लाई करेगा, फिर वो छोटे निकलेगा शूट, छोटे से निकलेगी शूट। अब वो न्यूट्रिशन ले रहा है, कोटिलीडर से न्यूट्रिशन ले रहा है, इतना बड़ा हो गया। अब उस पर आगे छोटे छोटे लीफ, अब वो क्या करेगा, अब वो सनलाइट से कैप्चर करके खाना बना के अपना को ग्रोथ में लेके आएगा। तो फूड इतना ही होता है सीड के अंदर कि वो जर्मिनेट कर जाए, जर्मिनेट करने के बाद इतना बड़ा हो जाए कि वो खाना खुद बना सके थ्रू फोटोसिंथेसिस। समझ में आ गया? और सीड को हार्ड कर जानती होती है टैगमैन और टेस्टा, जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सीड बनता कैसे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि जो ओवरी होगा उसमें अलग टाइप की जीन्स होगी, और जो पोंगन आएगा उसमें अलग टाइप की जीन्स होगी। तो दो अलग टाइप की जब जीन्स किसी एक में आएगी तो उसमें क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। जैसे कि हम लोगों में आता है मदर फादर अलग अलग होते हैं, तो हम लोग में वेरिएशन आ जाता है, तो अच्छा होता है वेरिएशन आना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या आता है, ये लिखना, दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशंस आ जाता है। उसके पास अब दोनों की जीन्स है, फादर की भी मदर की भी। समझ में आ गया? ये सब उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और कुछ इसके अंदर वो लिखा, अगर नेक्स्ट सीजन उसको उगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं सीड को रखने के बाद, वो चना वाला। अब हम कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि मैं तो सिर्फ 5-6 महीने की बात कर रहा था, ये लंबे लंबे टाइम तक भी सीड सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है ल्यूपाइनस आर्टिकस, ये हमारा एक ओल्डेस्ट प्लांट का नाम है, मतलब कि हाँ प्लांट का नाम है, जिसका सीड आर्टिक टुंड्रा में मिला था, जिसका सीड आर्टिक टुंड्रा में मिला था। ये सीड कितना पुराना है, 10,000 साल ईयर पुराना है भाई साहब। मतलब कि सीड 10,000 साल से आर्टिक टुंड्रा की बर्फ में दबा हुआ था, खराब नहीं हुआ, अब उगाया तो उग गया, उससे फ्लावर, उस पर फ्लावर्स आ गए। देखना कभी गूगल करना, पर्पल कलर के फ्लावर होंगे, इतने लंबे लंबे फ्लावर्स होते हैं उसके, पर्पल कलर के होते हैं, सुंदर सा देखने में। तो 10,000 साल तक भी सीड सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल कहते हैं इन्होंने 2000 सीड एक और मिला था, जो 2000 ईयर पुराना सीड था, वो किसका था, वो डेट पाम, खजूर के प्लांट का सीड मिला था, जिसका नाम है फिनोएक्स डेक्टिलीफेरा। ये कहाँ मिला था, ये डेड सी में मिला था। ये डेड सी एक नाम है, सर्च करना, डालना गूगल में, डालना कहाँ होता है डेड सी, डालो चेक करो, नॉलेज लाओ, देखो डेड सी तुम्हें कहाँ मिलेगा। तो डेड सी के तुम्हें यहाँ पे ये बता दो 2000 साल भी, 10,000 साल सीड सर्वाइव कर सकता है। समझ में आ गया? अब ये नहीं है तुम्हें चना रख दिया 10,000 साल के लिए, उसको वैसा एनवायरमेंट लगा, फ्रीजर, बर्फ में इकट्ठा रहा, बर्फ में उसको सब कुछ, बर्फ ने क्या कर दिया, उसको
मेटाबॉलिक एक्टिविटी को पोस्ट कर दिया, रोक दिया, फ्रीज कर दिया, सारे एंजाइम्स को फ्रीज कर दिया, इस वजह सर्वाइव किया वो 3 सालों तक। ऐसा नहीं है कि तुम घर में रख दोगे 20 सालों के लिए खराब ही नहीं होगा, खराब तो होता है क्योंकि यहाँ तो मॉइस्चर है। वहाँ पे क्या बर्फ में रखने की वजह से सारा जो एंजाइम्स है क्या हो गए, फ्रीज हो गए, वो मल्टीप्लाई, कुछ नया सेल मल्टीप्लाई करी, कुछ नहीं करी, फ्रीज हो गई, सब खत्म, पोज, सब रिएक्शन रुक गई, इससे वो सर्वाइव कर गया लंबे टाइम तक सीड। आगे क्या है अब, एपोमिक्सिस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रेनी। देखो क्या होता है एपोमिक्सिस, देखो तुम्हें याद होगा ये एक सेल होती है मेगास्पर्म मदर सेल, जिसकी प्रोडी क्या होती है 2n होती है। उसके अंदर क्या होता है मियोसिस 1 होता है, फिर होता है मियोसिस 2, याद है, जिससे बनती है 4 सेल। रिवाइज करवा रहा हूँ, करवा चुका हूँ डिटेल में। हैप्लोइड 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 इसे बोलते हैं मेगास्पोर टेट्राड। फिर यहाँ से ये एक 3 कर जाएगी, डिविजन 1 बच जाएगा, उसे बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। क्या बोलेंगे इसको, फंक्शनल मेगास्पोर। प्लोइडी क्या होगी हैप्लोइड। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर में क्या होगा, माइटोसिस होगा, याद है, साइटोकिनेसिस नहीं होगा, जैसे बनेगी 2 न्यूक्लियस, फिर होगा माइटोसिस, 2 से बनेंगे यहाँ पे 4 न्यूक्लियस, फिर होगा माइटोसिस, 4 से बनेंगे यहाँ पे 8 न्यूक्लियस, और फिर 8 न्यूक्लियस बनने के बाद, 8 न्यूक्लियस बनने के बाद ऐसे फिर इनके ऊपर क्या बन रही थी, सेल वॉल, याद है, करवा चुका हूँ ये। तो इनकी प्रोडी क्या थी, हैप्लोइड 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 क्या था 2n। तो यहाँ पे जो एग सेल थी इसकी प्रोडी क्या थी, हैप्लोइड, ये तो था, ये बन रहा था ना मेनली। तो मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, जिसके अंदर सब चीज़ क्या होती है, हैप्लोइड हैप्लोइड हैप्लोइड। सेंट्रल सेल होती है डिप्लोइड, क्यों, क्योंकि फ्यूज कर जाती है वो। अब यहाँ पे आगे फ्यूज करेगा पोलर ग्रेन, एक्स सेल से बन जाएगा तुम्हारा जायगोट। मेल गैमेट जब पोलर ग्रेन आके बैठेगा, अपना मेल गैमेट देगा, वो मेल गैमेट किससे फ्यूज करेगा, एक्स सेल से फ्यूज करेगा, जिससे बन जाएगा तुम्हारा क्या, जायगोट। क्या बन जाएगा तुम्हारा, जायगोट, उसे बोलते सिनगैमी। फिर बनेगा उससे एम्ब्रियो। ये तो हो रहा था जब इस एक सेल से कौन फ्यूज करेगा, मेल गैमेट, जिससे क्या बनेगा आगे जाके, जिससे बनेगा आगे जाके बनेगा तुम्हारा जायगोट। इसका प्रोसेस नाम क्या था, सिनगैमी। अब जायगोट की प्रोडी क्या होगी 2n, फिर बनेगा इससे तुम्हारा एम्ब्रियो। तो हो रहा था, ये तो नॉर्मल कंडीशन में हो रहा है। एपोमिक्सिस में क्या होता है, एपोमिक्सिस में होता है डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। सीड बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन, कैसे पॉसिबल है ये। तो देखो अब अगर इस एमएमसी के अंदर मैं डायरेक्ट माइटोसिस कर दूं तो, माइटोसिस मतलब कि एक सेल से बन जाएगी यहाँ पे 2 सेल, और माइटोसिस प्रोडी सेम रहती है 2n की 2n। फिर होगा इसमें माइटोसिस, अब 2 से बन जाएगी यहाँ पे 4 सेल, 2 ऊपर 2 नीचे। फिर होगा माइटोसिस, अब 4 से बन जाएंगे यहाँ पे 8 सेल्स, 3 ऊपर 2 नीचे। अब भी तो बन गया एम्ब्रियो सैक, इसे बोल सकते हैं एम्ब्रियो सैक। अब इनके नाम क्या है, इनकी प्लोइडी क्या होगी, क्योंकि माइटोसिस और प्लोइडी सेम रहती है। तो यहाँ पे ये 2n 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 2n, यहाँ भी क्या होगा ये 2n 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 2n, ये तो होगा। अब ऊपर सेल्स का नाम क्या है, एंटीपोडल सेल। तो यहाँ तो एंटीपोडल सेल की प्लोइडी क्या है, डिप्लोइड है। नीचे क्या है कोने वाली, ये है तुम्हारी नीचे वाली है सिनर्जिड, क्या नाम है इनका, सिनर्जिड, ये भी 2n है। बीच में क्या है ये एग सेल, ये भी क्या है 2n है। और ये क्या है सेंट्रल सेल, ये भी 2n है, सब चीज 2n 2n 2n। अब मुझे बताओ जब एग सेल ऑलरेडी 2n है तो उसे मेल गैमेट की नीड होगी जाइड बनाने के लिए, नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो ये हो रहा था ना, क्योंकि एक्स सेल हैप्लोइड था, तो एक्स सेल हैप्लोइड होने की वजह से किससे फ्यूज कर रहा था, वो मेल गैमेट से फ्यूज कर रहा था। तो मेल गैमेट एक्स सेल से फ्यूज करेगा तो बन जाएगा तुम्हारा 2n जाइगोट, उससे बनेगा एम्ब्रियो।
यहाँ तो ऑलरेडी एम्ब्रियो 2n है, तो इसको नीड है मेल गैमेट की? नहीं, तो डायरेक्ट बिना फर्टिलाइजेशन के एग सेल से क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो। क्या बन जाएगा एग सेल? डायरेक्ट एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम एग सेल इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको, इस प्रोसेस को? पार्थिनोजेनेसिस। मतलब कि डायरेक्ट बच्चा बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के सीड के अंदर। मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, फ्लावर के ऊपर प्रोंगन आया ही नहीं है, एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एग सेल था वो ऑलरेडी 2n था, तो उसने एग सेल ने डायरेक्ट क्या बना दिया? एम्ब्रियो। उसे बोलेंगे पार्थिनोजेनेसिस। जब ये एम्ब्रियो बन जाएगा तो ये पूरा क्या कहलाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद? वो तो बिना फर्टिलाइजेशन के अभी पूरा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सीड। जब एम्ब्रियो बन गया इसके अंदर तो अब सीड नहीं कहलाएगा ये, तो ये क्या हो गया? डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। तो यहाँ क्या कहलाएगा ये? एपोमिक्सिस। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब कि यहां जो ये था मैगास्टो मदर सेल, मैगास्पोर मदर सेल में क्या हुआ? माइटोसिस हुआ 3 बार। तो सबकी प्लोइडी 2n 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 2n। जब एग सेल की प्लोइडी ऑलरेडी 2n है तो उसे नीड ही नहीं है मेल गैमेट की, तो उस एग सेल से डेट क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो। उससे क्या बन जाएगा? डेट जाइगोट, उससे बन जाएगा एम्ब्रियो। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। तो इसके अंदर क्या बन जाएगा? इसके अंदर बन जाएगा एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो बन जाएगा वैसा करके। जब ये एम्ब्रियो बन गया तो अभी क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सीड। तो डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजर इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। पल्ले पड़ा? पल्ले पड़ा इतना? अब एक चीज बताओ, 2n तो ये भी है, सिनर्जिड भी है 2n, ये भी 2n है, सिनर्जिड 2n है, एंटीपोडोसल 2n है, ये भी तो 2n है। एग सेल से क्यों बन रहा है एम्ब्रियो? इनसे क्यों नहीं बन रहा है एम्ब्रियो? अगर सिनर्जिड से ही बन गया एम्ब्रियो, एंटीपोडल सेल से बन गया एम्ब्रियो, तो इसमें क्या बन जाएंगे? बहुत सारे एम्ब्रियो। एक्सेल तो बन ही रहा है, इन सबसे बन गया एम्ब्रियो, तो क्या कहलाएगा वो? पोली एम्ब्रोइनी। क्या कहलाएगा वो टॉपिक? पोली एम्ब्रियो की एक सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो है। कैसे बने ज्यादा एम्ब्रियो? सबके 2n है। जब इस एग सेल से 2n से एम्ब्रियो बन सकता है तो बाकी सेल से क्यों नहीं बन सकता? उससे बन जाएगा भाई। जब उससे भी बन जाएंगे तो उसकी सीड के अंदर क्या हो जाएंगे? बहुत सारे एम्ब्रियो, उससे बोलेंगे पोली एम्ब्रोइनी। समझ में आया? अब देखो एक चीज और है इसके अंदर, अगर नॉर्मल एम्ब्रियो सैक है n, ये 2n, n, वही एग सेल ऑलरेडी यहाँ पे क्या है? n है, नॉर्मल कंडीशन से बना है। पहले हुआ मियोसिस, एमसी, फिर हुआ माइटोसिस, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बना है जैसे बन। अब इसमें कैसे करोगे बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो कैसे बनाओगे? है क्यों नहीं बनेगा? इसके पास तरीका है। अब तुम्हें याद होगा एम्ब्रियो सैक के बाहर क्या होता था? एम्ब्रियो सैक के बाहर था न्यूसेलस। याद है न्यूसेलस बनाया था? एम्ब्रियो सैक के बाहर क्या होता है? न्यूसेलस। और न्यूसेलस की प्लोइडी क्या होती है? बोलोगे सर 2n। हाँ भाई, न्यूसेलस की प्लोइडी क्या होती है? 2n। तो ये न्यूसेलस की प्लोइडी एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रोट्रूड कर जाती है। मतलब कि एम्ब्रियो सैक जो ये न्यूसेलस की सेल से ये इसके अंदर आ जाएंगी। न्यूसेलस की सेल एम्ब्रियो सैक के अंदर आ जाएगी। अब ये ऑलरेडी 2n है, याद है क्या कहना चाह रहा हूं? अब न्यूसेलस सेल ऑलरेडी 2n है, वहां पे क्या होता है नॉर्मल कंडीशन में? मेल गैमीट फ्यूज होता है एग सेल से, तब बनता है वो 2n, उससे बनता है एम्ब्रियो। ये तो ऑलरेडी 2n है, तो इससे क्या बन जाएगा? डायरेक्ट जैसे न्यूसेलस सेल अंदर आएंगी, ये ऑलरेडी 2n होने की वजह से ये क्या बना देगा इसके अंदर? बहुत सारे एम्ब्रियो। तो क्या बन जाएगा ये तुम्हारा? पोली एम्ब्रियोनी। वो तो हो गया ना, सिंगल सीड है वो मोर देन 1 एम्ब्रियो। वो तो हो गया एक सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो। जितने ज्यादा न्यूसेलस अंदर आएंगे उतने ज्यादा एम्ब्रियो उसके अंदर बनेंगे। समझ में आ गया? फुल एम्ब्रियोनी आया ऊपर से गया। अब देखो, अब उन्होंने एग्जांपल दिए, लिखना सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। ये किस में होता है? ज्यादातर एपोमिक्सिस ग्रासेस में होता है और एस्टेरेसी फैमिली वाले प्लांट्स में होता है। ठीक है, ये लिखा एपोमिक्सिस कैसे होता है? ये रहा एपोमिक्सिस। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, याद रखना
ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स, ये लाइन एग्जैक्ट नीट में आई हुई है, ये लाइन एग्जैक्ट नीट में आई हुई है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स, कॉपी करता है, मिमिक्स कॉपी करता तो उसकी तरह से एक्टिंग करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये लाइन एग्जैक्ट पूछ जाती है। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एरोमेटिक सीड इन, तो बहुत सारे तरीके हैं एरोमेटिक सीड बनाना, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन बनने के। एक तो तुम्हें पता है दो तरीके बता दें तुम लोगों को। एक तो जब अंदर घुस जाता है कौन, न्यूक्लियस, उससे बन गया सीड, वो सीड तो बनाया जाके। और दूसरा क्या था, एमएमसी के अंदर डायरेक्ट म्यूसिस ना होकर डायरेक्ट माइटोसिस हो जाता है, डिप्लॉयड एग सेल हो जाती है बिना मियोसिस के, बिना मियोसिस रिडक्शन डिवीजन, बिना मियोसिस के। तो वो ऑलरेडी सेल क्या हो जाएगा, वो 2n एग सेल, तो उससे क्या बन जाए डायरेक्ट एम्ब्रियो, फिर क्या लगेगा सीड। इसके एग्जाम्पल क्या दिए हमें, वही ग्रासेस। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये रहा न्यूक्लियस वाली कहानी कि न्यूक्लियस भी अंदर एंटर करके बहुत सारे एम्ब्रियो बना सकता है। किसके अंदर एग्जांपल दिया है, सिट्रस और मैंगोस के अंदर एग्जांपल दिया हुआ है। समझ में आ गया। अब ये रहा वही पॉली एम्ब्रियोनी, करवा देते तो पॉली एम्ब्रियोनी। एक सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो क्या बोलते हैं हम लोग, पॉली एम्ब्रियोनी। एग्जाम्पल क्या, सीड, वो क्या बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल दिया ऑरेंज। ठीक है, अब है यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हाइब्रिड सीड। ये और देख लो हाइब्रिड सीड क्या होता है, यहां से क्वेश्चन बनता है, यहाँ भी क्वेश्चन नीट में बनता है और बोर्ड में बनता है, याद रखना। समझ में आ गया। देखो हाइब्रिड बनाते कैसे हैं, देखो अब तुमने मैंगो बनाया, तुम करवा चुका हूं अभी। एक है लंगड़ा मैंगो, एक है तुम्हारा अल्फेंसो मैंगो, ये लंगड़ा मैंगो। तो आपस में क्या करोगे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करोगे। उसका वही सेम तुम्हें याद होगा, एक के प्रोंगेन कट कर देंगे, एक के एंथर कट कर देंगे, एमैस्कुलेशन, तो इसके प्रोंगेन इस पर डालेंगे, फिर बैगिंग करेंगे, याद है, जिससे बनेगा सीड, उसे बोलेंगे हाइब्रिड सीड। जिसमें दोनों की, जिसके दोनों की जीन्स होंगी उसे बोलेंगे हाइब्रिड सीड। उसे बोलेंगे क्या बोलते हैं। अच्छा क्या है हाइब्रिड सीड के अंदर, ये अच्छा ये है कि उसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें लंगड़ा आम की कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके अंदर क्या है और अल्फेंसो आम की भी कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा तो ये है तो दोनों की जीन्स प्रेजेंट है, दोनों कैरेक्टर्स प्रेजेंट, वो और अच्छा होगा दोनों से मिला के। अच्छा तो ये है, बनाते कैसे बता दे मैंने, ये तो ट्रीमेंडसली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी से क्या होता है, अब वो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। अब जो आम हमें इतना मिल रहा था अब हमें आम इतना मिलेगा। तुमने हाइब्रिड सीड का फायदा ये तो होता है, हम हाइब्रिड सीड बनाते इसलिए हैं कि हमें फल ज्यादा मिले, साइज बड़ा मिले, मीठा ज्यादा हो, खराब जल्दी से ना हो। ऐसे प्लांट को बनाया जाता है हाइब्रिड सीड उनको बोलते हैं। ऐसा नहीं मिला दिया बन गया खा लो, नहीं, उसकी जीन्स देखो भैया, वो जीन आई नहीं आई, उसमें मीठापन आया नहीं आया, दोनों कैटेगरी अच्छे, उन दोनों से बेटर है या नहीं है, नहीं, वो दोबारा करो क्रॉस, बड़ी मुश्किल से बनता है हाइब्रिड सीड। ये नहीं है ऐसा क्रॉस किया काटा बन गया ठीक है चलो खा लो, नहीं भाई। अब हमने बना लिया, वो जीन आई नहीं, जीन खराब आ गई और वीक बन गया, दोबारा करो स्टार्टिंग से, फिर 3-4 साल फिर वेट करो। ऐसे करके बड़ी मुश्किल हम लोग हाइब्रिड सीड बनाते हैं, जिसके अंदर हमें मिलता है हाँ ये इस पे फल का अमाउंट ज़्यादा आ रहा है, ये रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा है, जल्दी से खराब ये नहीं हो सकता, ये अच्छा बड़ा बनता है, मीठा ज़्यादा होता है। ऐसे कैरेक्टर्स लगा के क्या बोलते हैं हम, हाइब्रिड सीड। तो अच्छा तो है ये प्रोडक्टिविटी के लिए हाइब्रिड सीड, बस क्या नुकसान भी है। नुकसान क्या है, हमें उसको प्रोड्यूस करना पड़ता है एवरी ईयर। अगर एवरी ईयर तुम कोई गेहूं की बात करो, गेहूं की बात कर रहा है अभी एवरी ईयर, मैंगो की प्लांट की बात नहीं कर रहा है। मैंगो लगेंगे 3-4 साल। अब गेहूं, व्हीट, राइस, कुछ भी जो एक सीजन में तुम्हारा कंप्लीट हो सके उसकी वैरायटी। अब जो तुमने हाइब्रिड सीड बनाया है, अब तुमने उसको सोइल में डाल दिया, उससे तुम्हारा धान आ गया, चावल आ गए, तोड़े खा लो, खत्म। अभी तुम ये नहीं कर सकते कि उस सीड को छुपा लो कि नेक्स्ट मौसम, क्योंकि हाइब्रिड से तुम्हें लेने पड़ता सरकार से, सरकार ऐसे क्रॉस करेगी, वो जीन लेके उसके अंदर लेके आएगी, वो कैरेक्टर्स उसमें लेके आएगी, जब वो आ जाएगा फिर वो सीड को सेल करते कि लोग उगाओ, इस पर चावल आएगा, बहुत सा चावल आएगा, इसमें गेहूं आएगा, बहुत सारा गेहूं आएगा, फायदा होगा तुम्हारा। तो वो फार्मर्स लेके भी आते हैं। फार्मर्स क्या करते हैं, यही सोचते हैं भैया हम तो लिया एक बार सीड, इस सीड को जमीन में डालो, सोइंग करो, अब इसके अंदर चावल ज़्यादा आएगा, गेहूं ज़्यादा आएगा, तो इसके कुछ सीड बचा लेंगे, नेक्स्ट मौसम में उगाएंगे, ऐसा सोचते हैं। मगर ऐसा अगर वो करेंगे भी ना, तो नेक्स्ट सीजन जो चावल का साइज जो पहले इतना आ रहा था अब वो इतना हो जाएगा, उसकी यील्ड गिर जाएगी,
उसकी यील्ड क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, क्योंकि वो सेल्फिंग कर लेगा। क्योंकि जब भी फर्टिलाइजेशन होगा उनके सीड, जब उनका सीड बनेगा ना, तो सीड कैसे बनता है, पोलन ग्रेन और स्टिग्मा बीज फर्टिलाइज होने के बाद गैमेट जब मिलते हैं, गैमेट कैसे बनते हैं, क्रॉसिंग ओवर से। तो जीन्स क्या हो जाएंगी उसके अंदर, एक्सचेंज हो जाएंगी। अब वैसे जीन्स वो नहीं रहेंगी फर्टिलाइजेशन की वजह से। जैसी वो जीन्स पहले थी, जब गैमेट्स बनते हैं, पड़ा हुआ क्लास जब गैमेट्स बनते हैं तो क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से जीन्स में एक्सचेंज आता है। जब जीन्स में एक्सचेंज आता है तो जैसी वो पहले जीन्स थे वो वैसी वो नहीं रहेंगी। अब तुमने वो कर लिया अपने आप, अच्छा भैया बन गया सीड, रख लो, अब नेक्स्ट बॉक्स में उगाएंगे। तो अब वैसा वैरायटी वाला वैसे धान नहीं आएगा, वैसा साइज नहीं आएगा। इसलिए हर साल तुम्हें सरकार से लेने जाना पड़ेगा, हर साल वो सीड तुम्हें बनाना पड़ेगा, अगर वो तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक मेंटेन करके रखनी है तो। समझ में आ गया इतना। इसका फिर सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, एपोमिक्सिस कर दो, यही तो फायदा है। तुमने हाइब्रिड सीड बनाया, हाइब्रिड सीड बनाया, उगा लिया, जब उसके अंदर सीड आने वाले हों, मतलब जब डेवलप हो जाए तो उस पर हार्मोन छिड़क दो, जो क्या कर दे, अब उसके अंदर बिना फर्टिलाइजेशन क्या बन जाए, सीड बन जाए। जब बिना फर्टिलाइजेशन का सीड बनेगा, जैसी उसके अंदर जीन्स थी वैसे ही जीन्स उसके अंदर बनी रहेंगी। मतलब समझा क्या कहना चाह रहा हूं मैं, एपोमिक्सिस कर दो हाइब्रिड सीड के अंदर, क्योंकि एपोमिक्सिस करने से क्या हो जाएगा, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। क्योंकि सीड कैसे बनेगा, फर्टिलाइजेशन में बनता है ना नॉर्मल। तो जब मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज करता है, एग सेल बनता है, फीमेल गैमेट मेल गैमेट बनता है, वो पोलन के अंदर क्या बनता है, मेल गैमेट कैसे बनते हैं, क्रॉसिंग ओवर से बनते हैं, उनके अंदर एक्सचेंज होता है तो वेरिएशन आता है। तो हमें तो नहीं चाहिए, बोलते हैं सेग्रीगेशन। क्या हो सेग्रीगेशन, क्रोमोसोम का अलग अलग होना, सेग्रीगेट होना, चेंज आना उनके अंदर अलग होना, तो ये सब में नहीं चाहिए। हम चाहते हैं वो जीन उसके अंदर बनी रहे, हाइब्रिड सीड की जीन्स हाइब्रिड सीड के अंदर बनी रहे, चेंज ना आए। तो उनका फर्टिलाइजेशन करवाई मत ना, क्या डाल दो उस पर, हार्मोन डाल दो, क्या करवा दो उसका, एपोमिक्सिस करवा दो, जिससे क्या हो जाएगा, उसकी हाइब्रिड सीड की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी जीन्स मेंटेन रहेगी। क्योंकि फर्टिलाइजेशन विदाउट क्या हो रहा है यहाँ पे, मेल गैमेट, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सीड जो बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के बनेगा, जब सीड बिना फर्टिलाइजेशन के बनेगा तो सीड के अंदर जो जीन्स उसके अंदर थी वही जीन्स उसके अंदर बनी रहेगी। तो हमारी यील्ड अब धीरे धीरे डिक्रीज नहीं होगी, इससे हमें फायदा मिल जाएगा किसानों को। ये इसका सॉल्यूशन है। समझ में आया, आया नहीं आया, इंटरेस्टिंग था ये, एग्जाम में आता है भाई ये। चलो, Follow and subscribe us for more.